आज की कहानी है अमेरिका से सुदर्शन प्रियदर्शिनी की कभी लौट कर ना आना, जिसका विषय है पूर्व जन्म की स्मृतियां और स्प्लिट पर्सनैलिटी। सुनिए वैदेही के स्वर में। वह मुझे डॉक्टर के ऑफिस में मिला था। अपनी माँ के साथ आया था, पर वह अपनी माँ के साथ होकर भी माँ के साथ नहीं, किसी अलग ही दुनिया में विचर रहा था। माँ बुलाती तो चौंक कर आंखें उठाता, जैसे प्रश्न कर रहा हो, मुझे किसने बुलाया। माँ की तरफ बिटर बिटर अजनबी नजरों से देखता, अपने आप में समाया, किसी अलग दुनिया में पड़ा हुआ संघर्ष करता हुआ, और चारों तरफ कुछ खोजता हुआ अनमना सा दिखता। मेरी तरफ जब उसने देखा, लगा उसके नेत्रों की चंचलता कुछ क्षणों के लिए थम सी गई है। वह मुझे अंदर तक अपनी पारदर्शी आंखों से छेद रहा था। मैं डॉक्टर के ऑफिस में बैठा अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहा था। मुझे वह थोड़ा अलग सा लगा, पर अपना सा लगा। मैंने चाहा मैं उससे बात करूं। पता नहीं क्यों, कभी कुछ लोग अपने से लगने लगते हैं, या कोई जगह देखी हुई सी लगने लगती है। उसके और मेरे बीच कोई कारण या संबंध नहीं था, फिर भी अनजाने ही लगा बात करने में क्या बुराई है। मैंने उसकी बजाय उसकी माँ की ओर उन्मुख होकर परिचय के लिए हाथ बढ़ाया। आप यहीं कहीं रहती हैं? जी। लगा वह भी बात करने के लिए उत्सुक थी। मैं विलियम्सबर्ग में रहती हूँ। मैं टेनिस शायर में। आपका बेटा बड़ा समझदार और प्यारा है। जी। यह संक्षिप्त टालने जैसा उत्तर था। क्या हुआ है उसे? जी, इसे कुछ विशेष किस्म के फिट्स पड़ते हैं। यह अपने आप को भूल जाता है और अनाप शनाप बोलने लगता है, जिसका कोई सिरा हाथ नहीं लगता। तब इसे संभालना कठिन हो जाता है। उस समय यह हमें भी नहीं पहचानता। क्या आप डॉक्टर शाह के पास पहले भी आ चुकी हैं? जी नहीं। इनके बारे में सुना है कि ये बीमारी की जड़ तक जाते हैं, और फिर यह हिंदुस्तानी हैं, तो मैंने सोचा शायद मैं इन्हें अपनी समस्या ज़्यादा गहराई से समझा पाऊंगी। और वह अपने बेटे की ओर मुड़कर उसे कुछ कहने लगी। मैं अधर में लटका हुआ बैठा रहा। मैंने देखा बेटे के हाव भाव में माँ के प्रति एक वितृष्णा और नकार का स्वभाव था। यह इस उम्र के बच्चों में अक्सर देखा जाता है। मैंने उसे उसी दृष्टि से सोचा और टाल दिया। बच्चे की माँ ने इस बार झिड़की देकर बुलाया, प्रमोद। प्रमोद डॉक्टर की अलमारियों को, उनमें रखी दवा की शीशियों को उठा उठा कर देख रहा था, और उनमें नाम तनिक ऊंचे स्वर में पढ़ रहा था। लड़के का नामकरण हो गया था, और अब मैं उसे प्रमोद कहकर अपने मन में उसके बारे में सोचने लगा था। प्रमोद की उम्र शायद 12-13 साल की रही होगी, या थोड़ी कम ज़्यादा भी हो सकती है। पर उसके हाव भाव, चेहरे मोहरे में जहाँ एक ओर परिपक्वता झलकती, तो दूसरी ओर एक अपार कोमलता और भोलापन भी था, जो उसे किशोरावस्था से परे बचपन के साथ जोड़ देता था। यूं आजकल के बच्चे समय से पहले ही सब कुछ जान लेते हैं। उनका ऐसे युग में जन्म हो रहा है जहां साइंस अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच रही है। कंप्यूटर चिप की तरह, जैसे पहले से ही उनके मस्तिष्क में एडवांस चिप चस्पा कर दी गई हो। कोई भी खिलौना, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गेम या कंप्यूटराइज्ड डिवाइस हो, वह इसे पहले से ही जानते हैं। इसलिए मुझे लगा प्रमोद भी कहीं उसी लीग का बच्चा है। मैंने उसकी अपनी ओर उठी दृष्टि पकड़ ली और वापस मुस्कुराया। प्रमोद, यही है ना नाम तुम्हारा? जी। पर आपको कैसे मालूम? तुम्हारी माँ तुम्हें इसी नाम से बुला रही थी। वह थोड़ा खुलकर हंसा। मैं देख रहा था उसके आसपास एक मायावी सा घेरा था, जो बाहर से बहुत दृढ़ और अभेद्य था। मैं अपना बेंच छोड़कर उसके साथ खाली हुई जगह पर, उसी के बेंच पर पहुंच गया। मेरा नाम शिव है, और मैं टेनिस शायर में रहता हूँ। और अपना हाथ दोस्ती के लिए उसकी ओर बढ़ा दिया। उसने भी अपना हाथ मेरे हाथ पर रख दिया।
उसका हाथ छूते ही मेरे अंदर एक अजीब तरह का कंपन हुआ, जैसे मैं किसी मरी हुई मछली को छू रहा हूँ या किसी ऐसे तिलिस्म घेरे में गिर गया हूँ जो प्राकृतिक न होकर कुछ अप्राकृतिक हो। फिर भी मैंने स्वयं को संयत रखा और अपना हाथ हटाकर उससे पूछने लगा, किस स्कूल में पढ़ते हो? सेंट इग्नेशियस। कौन सी कक्षा में? 8वीं। कौन से विषयों में तुम्हारी रुचि है? इतिहास, दर्शन और मिस्टिकल साइंस। यह दूसरी बार मेरे चौंकने की बारी थी। क्या तुम्हें इंग्लिश, गणित, भूगोल जैसे विषयों में रुचि नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यह उत्तर पूर्णतः स्पष्ट और आश्वस्त भरा था। पर क्यों? यह विषय जीवन को कुछ नहीं देते, कुछ नहीं सिखाते, जबकि दर्शन, इतिहास और मिस्टिकल साइंस आपको जीवन की सच्ची राह दिखाते हैं। वह मेरी ओर थोड़ा झुक गया, जैसे कान में कुछ कहना चाहता हो। उसने फुसफुसा कर मेरे कान के निकट होकर कहा, मैं वह नहीं हूँ जो आप देख रहे हैं। मैं इस दुनिया का नहीं हूँ। अंतरतम तक मैं कपकपा उठा। पहले से होते आए अवान्तर अंदेशे स्पष्ट होकर अपना वजूद सिद्ध करने लगे थे। और वह सब कुछ साफ साफ कह रहा था। क्या कहा? मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा। वह इस दुनिया का नहीं तो फिर क्या कोई भूत प्रेत है? नहीं, भूत प्रेत जैसा तो कुछ नहीं दिखाई देता। मैंने भी क्या कभी भूत प्रेत देखे हैं? मैं अपने आप से ही पूछा। देखे नहीं, पर सुना तो है। मैंने उसके पैरों की तरफ देखा। पैर तो बिल्कुल सीधे थे। मैं अपने इसी द्वंद के बीच डूब उतर रहा था कि उसने मेरे निकट होकर फिर से अपनी फुसफुसाती आवाज में समझाने की कोशिश की। मैं बताना चाह रहा था कि यह मेरी माँ नहीं है। क्या मतलब? यही कि मेरी माँ, मेरा घर, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे कहीं और हैं। पिछले 10 सालों से मैं इन्हें समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, पर ये मेरी बात सुनना ही नहीं चाहते। अब बस हो गया अंकल। अब एक दिन मैं इन सब को छोड़कर भाग जाऊंगा अपने असली घर। मेरी तो जैसे घिघी बंध रही थी। मैं अपने आप को समेटने और संयत करने के प्रयत्न में था। ऊपरी तौर पर मैंने कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं कहते। यह कहकर एक तरह से मैं उसे परे धकेलने की कोशिश कर रहा था, पर अंदर से मैं हिल गया था। कमरे में एक आध मरीज ही रह गया था, और वह भी किसी मैगजीन में गहरा डूबा हुआ। उसे शायद आभास भी नहीं था कि यहाँ क्या हो रहा है। दुनिया अदुनिया या दुनिया से परे में बदल रही है। प्रमोद मेरी घबराहट को पहचान रहा था। अंकल, आप ठीक तो हैं? हाँ, मैं ठीक हूँ। मैंने उसे आश्वस्त करना चाहा, पर उल्टा वह मुझे विश्वास दिलाने लगा। अंकल, मैं आपसे हंसी नहीं कर रहा हूँ, सच बता रहा हूँ। मेरा दूसरा जन्म हुआ है और मैं अपने पहले जन्म के बारे में सब कुछ जानता हूँ। बस यही बताने का प्रयत्न कर रहा हूँ। मैं भौचक उसे देखे जा रहा था। मैंने पराभौतिक, अप्राकृतिक, अतीन्द्रिय तत्व मीमांसा को कितना भी खंगाला हो, पर वह सब पुस्तकों के पन्नों के बीच में ही रहता रहा और रोमांचित करता रहा। किंतु इस तरह प्रत्यक्ष सामने देखकर मैं बौखलाया ही नहीं, कहीं कहीं डर भी गया था। वह मेरे पास आकर मुझसे सटकर बैठ गया और अपने बचपन का एक किस्सा सुनाने लगा। जब वह 2.5 वर्ष का था तो एक दिन एक बुढ़िया उनके घर आई थी, जिसे देखकर वह एकदम मुझसे चिपक गया था और उसे माँ माँ पुकारने लगा था। मेरे माँ बाप पहले तो खुश हुए, फिर एकाएक उदास हो गए जब वह बुढ़िया भी मुझे अपने साथ चिपका चिपका कर प्यार करने लगी और कहने लगी, यह ज़रूर कोई पिछले जन्म का रिश्ता है। मेरे माता पिता थोड़े सतर्क एवं भयभीत हुए। वह हमारी कोई परिचित नहीं थी। बस हमारे घर के बाहर लोकल बस स्टॉप पर बारिश में भीग रही थी और कांप रही थी। तभी मेरे पिता उसे अंदर ले आए और कहा, जब बारिश थम जाए तब आप चली जाइएगा। उस दिसंबर की कोहरा जनित बारिश और ठंड से बचकर वह पिता को आशीर्वाद देती नहीं थकती थी।
वह कुछ घंटे हमारे घर रही और मैं तो उससे अलग ही नहीं होना चाहता था। उसके जाने के बाद भी मैं कई दिन तक रोता रहा। उसी समय न जाने क्या हुआ कि उस बूढ़ी माँ को याद करते करते मुझे बहुत कुछ याद आने लगा। मैंने माँ बाप से छिटकना शुरू कर दिया। वह मेरे पास आते तो मुझे वितृष्णा होती और देखा मेरा बीता हुआ अतीत मेरी आंखों में झूलने लगता। मैं बैठे बैठे मामा चिल्लाने लगता, वीणा वीणा कहकर रोने लगा। फिर तो धीरे धीरे मेरा सारा पिछला जन्म मेरी आंखों में उतर उतर कर तरतीब बार मेरे वर्तमान को तिरोहित करने लगा। मैं सबकी परेशानी का कारण बन गया। मैं जब भी अकेला होता, वह दुनिया जिसमें मेरी माँ, मेरी पत्नी और मेरा नन्हा बच्चा, यहाँ तक कि अपने दिवंगत पिता भी आंखों में उतरने लगे। मैं अपने आप में बुड़बुड़ाता, फिर उनके नाम पुकारता। खिलौनों में किसी के पिता, किसी की पत्नी, तो किसी को अपना बच्चा बनाकर घंटों खेलता। न खाने पीने की सुध, न माँ बाप की किसी बात पर ध्यान। जब माँ वह खिलौने छीन लेती और मुझे बड़बड़ाते देख डांटने लगती, तो मैं कहता मैं अपने असली घर चला जाऊंगा। माँ मेरी इस बात पर बहुत घबरा जाती और मुझे प्यार से फुसलाती, बहलाती। इतने में उसकी माँ डॉक्टर के कमरे से बाहर आई और उसे अपने साथ अंदर डॉक्टर के पास ले गई। मैं इस नए घटे चमत्कार को हतप्रभ हो जैसे हथेलियों में मसलने लगा। एक अलग ही तरह का रहस्य मेरे समक्ष था। यह किताबी नहीं था, यह कोई मात्रा किस्सा भी नहीं था, यह पुनर्जन्म की गढ़ी गढ़ाई कहानी भी नहीं थी। यह तो साक्षात सच था और मेरे सामने हूबहू रूबरू था। मैं उसके बाहर आने की प्रतीक्षा में अधिक डॉक्टर के ऑफिस में अपने बारी के बारे में कम सोच रहा था। मैं उसे देखने और उससे और भी कुछ सुनने को अधीर हो रहा था। वह बाहर निकला और उसने मेरे निकट होकर कहा, अंकल, मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, और जेब से एक पुर्जा निकाल कर मेरे हाथ पर रख दिया। वह यह सब माँ की आंखों से ओझल होकर कर रहा था। मैंने भी फटाफट जेब से डायरी निकाल कर एक पन्ना बेतरतीबी से खींचा और अपना फ़ोन नंबर लिखकर दे दिया। तब तक उसकी माँ कंपाउंडर से दवाइयाँ खरीद रही थी। माँ भी पीछे मुड़ी और हमारे अभिवादनों का आदान प्रदान हुआ। मैंने उनके साथ अतिरिक्त सहजता बनाने के लिए कहा, आपका बेटा बड़ा मिलनसार है। हाँ, यह लोगों से मिलकर खुश होता है। आज के युग में हम इसे किसी मनोवैज्ञानिक बीमारी के नाम से पुकारने लगते हैं। यहाँ तक कि मैंने देखा है, एक ही व्यक्ति जब दोहरे तेहरे व्यवहार करता है, वह भी कई पिछले जन्मों के प्रभाव में ही होते हैं, जो कालांतर में छूटते नहीं हैं और समय समय पर उभर कर हावी होते रहते हैं। आज की भाषा में उसे स्प्लिट पर्सनैलिटी कहते हैं। मैं घर आ गया था, पर लगता प्रमोद मेरा पीछा कर रहा है। उसकी आंखों के पीछे की ज्वलंत दृष्टि मुझे कुरेद रही है। वह मुझसे कुछ नहीं, बहुत कुछ कहना चाहती थी, मुझ तक पहुंचना चाहती थी। मैं उसके प्रति निकटता अनुभव करने लगा, जैसे मेरा कोई अंतरंग मित्र हो। उसकी माँ, अपनी माँ, उसे धुरी से खिसका हुआ समझती थी, इसीलिए उसका मनोवैज्ञानिकों से उपचार करवाया जा रहा था। मुझे लगने लगा था कि मैं उसे समझने लगा हूँ। अगर नहीं भी समझा तो शायद उसकी मन स्थिति के प्रति सहानुभूति रखने लगा हूँ। बचपन से ही उसका माँ बाप को माँ बाप न मानना सायास नहीं है, वह उन्हें अपने से दूर धकेलता है। इसमें उसका दोष न होते हुए भी उसका दोष या कोई मानसिक विकृति देखी जाती रही है, जबकि अनजाने में पिछला जन्म याद आते ही वह अतीन्द्रिय होकर किसी परा जगत में लौट जाता है, जहाँ उसे सिर्फ पिछला जन्म, पिछला परिवार और घर दिखाई देता है और वह वर्तमान से परे चला जाता है।
प्रमोद के लिए भी यह स्थिति कितनी जानलेवा है। वह अंदर ही अंदर कितना आहत होता होगा जब उसके माँ बाप उसी के व्यवहार के कारण भारत छोड़कर अमेरिका आ गए। उन्होंने सोचा होगा इस स्थान से दूरी उसकी इस दोहरी मानसिकता का उपचार कर लेगी, किंतु प्रमोद का पिछला जन्म और उस जीवन का मोह, गहनता और प्यार उसे आज भी खींचकर पीछे ले जाता है। उसकी अचानक एक जीप दुर्घटना में हुई मृत्यु उसको उस पार नहीं पहुंचा सकी और उसे बार बार वापस खींच लाती है। उस जीवन का मोह, उसकी पत्नी का अथाह प्यार, माँ की ममता उस पर इतनी हावी है कि वह आज भी उसी डोर पर झूल रहा है। प्रेम परा जगत के परे तक खिंचता चला जाता है। इसी पर शायद 7 जन्मों के संबंध की नींव पड़ी होगी। यह पराजगत क्या है? कहाँ चले जाते हैं सब? क्या सचमुच ही यह सत्य है कि केवल शरीर मरता है? प्रमोद से मिलने के बाद पराजगत, पारलौकिक धारणाओं में मेरा विश्वास बढ़ने लगा था। मैंने अपने लिए लाइब्रेरी से सुपर सेंस, नियर डेथ एक्सपीरियंस, आफ्टर यू डाई यू मीट 7 पीपुल इन हेवन जैसी पुस्तकें बटोरनी आरंभ कर दी थी। कोई डोर थी जो मुझे उस ओर खींचे ले जा रही थी, प्रमोद से बांध रही थी। मैं अभी तक उसके घर नहीं गया था। उसके पिता से या उसके परिवार से भी मेरा कोई नाता नहीं बना था, पर प्रमोद के अजीबोगरीब व्यवहार से अंदर ही अंदर डरते हुए भी मैं उससे मिलने के लिए बेचैन रहने लगा, उसे देखने के लिए उत्सुक। कहीं मेरे अंदर उसकी उपस्थिति आवश्यक हो गई थी। हम भी शायद पिछले जन्म के किसी जुड़ाव से बंधे थे, पर पहचान नहीं पा रहे थे। जब भी वह मुझे फ़ोन करता, लगता फ़ोन की आवाज़ या फ़ोन के चोगे से कुछ अलग पारदर्शी किरणें मुझे चुंधिया रही हैं। मैं हड़बड़ा जाता। मुझे लगता कहीं मैं स्वयं उससे भी अधिक रहस्यमय होता जा रहा हूँ। उसने एक दिन मुझे ईमेल से एक चित्र भेजा जो उसने बनाया था। वह चित्र मुझे कतई समझ नहीं आया। उस चित्र में एक गोलार्ध की तरह गोल भूमंडल सा दिखता एक गोल चेहरा, उस पर खींची बेतरतीब आड़ी तिरछी लकीरें और ज्योति सी लौ की तरह जलती 2 मोमबत्तियों सी आंखें, ऊबड़ खाबड़ अंधेरे से बाल। यह उसकी नन्ही आंखों से देखा हुआ उस अतीत का चेहरा था जिसे मैं बिल्कुल समझ नहीं पाया। सब कुछ अतीन्द्रिय था। तस्वीर अजीब थी, पर उसमें एक गहरी सूझबूझ थी, कुछ अपनी ही तरह की। शायद उसे इस जन्म में आदमी का चेहरा ऐसा ही दिखता था, या पिछले जन्म का आदमी ऐसा था, पर उस चेहरे पर एक खिलखिलाहट थी। मैंने पूछा, प्रमोद, यह चेहरा हंस क्यों रहा है? अंकल, इसे लगता है कि दुनिया बेडौल और बेढंगी है, इसीलिए यह इसकी खिल्ली उड़ा रहा है। मुझे प्रमोद और भी रहस्यमय लगने लगा और उससे मिलने की इच्छा रोज तीव्र होती रही। मुझे समझ नहीं आता था कि किस तरह उनका द्वार खटखटाऊं, अपना परिचय दूं और आने का कारण बताऊं। फोन पर मैं उसे केवल सुन सकता था, उसके हाव भाव नहीं देख सकता था। उसकी उद्विग्नता फोन के चोगे से छन छन कर मुझ तक पहुंचती थी और मैं कहीं अंदर तक दहल जाता था कि कहीं सचमुच ही वह एक दिन सब कुछ छोड़कर चला ही न जाए। यूं भी मैंने उसे देखा, मेरे अंदर एक झुरझुरी सी दौड़ जाती थी। उसका पांव उठता तो लगता एक और पांव उससे पहले उठ रहा है। वह हाथ ऊपर करता तो एक पारदर्शी झिल्ली में उसकी बाहें तैरती हुई दिखाई देती। उसकी आंखों के पीछे एक और जोड़ी आंखें मुझे बेधती। मुझे लगता यह एक व्यक्ति अपने साथ 2-2 जन्म ढो रहा है। अद्भुत तो होगा ही। साधारणतः कभी कभार बच्चों में 2 या 3 वर्ष तक पिछले जन्म की छवियां जीवित रहती हैं, किंतु धीरे धीरे स्वयं ही तिरोहित हो जाती हैं। पर इस उम्र में भी उसमें पिछले जन्म की इतनी तीव्र अनुभूति
मुझे अचंभे में डाल देती और उसे देखकर मुझ में एक अजीब तरह की सिहरन होने लगी। पिछले जन्म का इतना खिंचाव, इतनी गहरी आस्था और लगन उसमें आज भी विद्यमान है। वही खिंचाव उसे उधर धकेलता है और उसी की कश्मकश में वह न इस दुनिया का हो पा रहा है और न उस दुनिया का। उसका परिवार भी न जाने कितने असमंजस में है। मेरी इच्छा होती थी कि मैं उससे जाकर मिलूं और उस अदृश्य पहलू को जानूं जो दोनों को अब तक एक ऐसी डोर से बांधे हुए है। मुझे स्वयं लगने लगा कि मैं भी उसका कोई पिछले जन्म का संबंधी हूँ। वह मेरी मानसिकता में घर करके बैठ गया था। इसी उधेड़ बुन में लगभग 2-3 माह बीत गए। बीच बीच में जो उसके फोन आते थे वो भी एकदम बंद हो गए। एकाएक मैं बहुत उद्विग्न हो उठा। ख्याल नहीं आया तो नहीं आया, पर जब आया तो जैसे सर चढ़कर बोल। बिना सोचे समझे मैंने उसका नंबर घुमा दिया। जवाब में जिसने फोन उठाया वो एक पुरुष की आवाज थी। हेलो, प्रमोद है क्या? आप कौन बोल रहे हैं? मैं उनका एक मित्र हूँ। हम डॉक्टर के ऑफिस में मिले थे। वह पिछले 2 माह से भारत में है। इतना लंबा समय। और उसका स्कूल? वह वहीं रहना चाहता है। मैं नहीं जानता क्यों। इस समय उसकी माँ भी उसके साथ ही है। मैं उसका अंकल बोल रहा हूँ। धन्यवाद। मैं सख्ते में आ गया। प्रमोद भारत में? अवश्य वह अपनी जिद पूरी करने गया होगा। बस ठीक हो, यही मेरी प्रार्थना है। इसी तरह 1 महीना और बीत गया। बीच बीच में उसका ध्यान आता रहा, किंतु व्यस्तताओं में खो जाता और भूल जाता। अचानक एक दिन उसका फोन आया। मैं तो खुशी से झूम उठा, जैसे कोई खोई हुई संपदा मिल गई हो। उसने मुझे स्कूल के बाहर कोर्ट यार्ड से लगे पार्क में बुलाया था। मैं स्वयं को संभाल नहीं पा रहा था, पर जानबूझकर गंभीर और तटस्थ बन रहा था। वह पार्क के किनारे रखी बेंच पर बैठा था, गंभीर और शांत। जैसे जैसे मैं पास पहुंचता गया, उसके शरीर में भी हरकतें शुरू होती जा रही थीं। उसने दूर से ही मुझे पहचान लिया था। हेलो प्रमोद, मैंने आगे बढ़कर हाथ फैलाया, पर उसने मेरा हाथ लगभग झटक दिया और आगे बढ़कर मेरे गले से लग गया। वह मेरे साथ गहरे से सट गया और सिसकने लगा। अंकल, मैं हार गया। मैं खाली हो गया। कभी किसी को लौट कर नहीं आना चाहिए। जीना केवल एक ही जन्म का होता है, उसके परे कुछ नहीं। प्रेम, लगाव, श्रद्धा, विश्वास सब बेमानी है। यह केवल दृष्टिपरक धोखा है। मैं उससे अलग होने का प्रयत्न कर रहा था, क्योंकि मैं उसके निकट कभी भी सहज नहीं हो पाता था। क्या कह रहे हो? और मैंने अपने आप को उससे अलग कर दिया। मैं ठीक कह रहा हूँ अंकल। मैं अपने पिछले जन्म के परिवार से मिला। उसे ऐसा कहते सुनकर मेरे शरीर में सनसनी होने लगी। वह कहता चला जा रहा था, अंकल, मैंने सब तरह के यत्न किए, किंतु वे कुछ भी मानने को तैयार नहीं थे। मेरे पास आने से मुझे बहुत अधिक भयभीत हो रहे थे। मैं थोड़ा हटकर बैठ गया। इससे मेरी केवल एक दोस्ती का रिश्ता है और मैं भी इससे दूर भागता हूँ। तो वे तो इसके अपने थे, जिन्होंने इसे अपने से दूर जाते देखा, अपने से दूर परलोक सिधारते, अग्नि में विलीन होते, इसके बिना अपने को टूटते देखा। वे इसे कैसे स्वीकार कर सकते हैं? मैं अपने आप को तैयार करने लगा, क्योंकि मैं यह अनहोनी गाथा सुनना चाहता था और उसको इस शशोपंज से निकालने में सहायता करना चाहता था। खुलकर बताओ प्रमोद, तुम उन तक कैसे पहुंचे और क्या क्या हुआ? शिमला के रास्ते में डगशई नाम का एक छोटा सा कस्बा है। यूं डगशई स्कूल के नाम से जाना जाता है। सारे देश से वहाँ बच्चे पढ़ने आते हैं। मैं अपनी माँ को धता बता कर गया, अपने मित्रों के साथ। चंडीगढ़ में, जहाँ हम यहाँ आने से पहले रहते थे, मेरे काफ़ी मित्र हैं और उनके माता पिता भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं।
उनसे आज्ञा लेकर हमने आउटिंग का आयोजन किया और कहा कि हम एक दिन के लिए हरिद्वार जा रहे हैं। मैंने मित्रों को सब समझा दिया था कि मुझे यहाँ किसी से मिलना है। अपने अतीत की कथा कहकर मैं उन्हें भयभीत नहीं करना चाहता था। बस से उतरकर हमने बाजार में खाया पिया और अलग अलग दिशा में यह कहकर बिखर गए कि हम शाम को बाजार में अपने अपने काम करके और खरीद फरोख्त करके मिलते हैं। एक बड़ी क्षीण सी मरी हुई आशा लेकर मैं सड़क से अपने घर की पगडंडी पर उतरने लगा। मेरे पैर लड़खड़ा रहे थे। मुझे लगा वहाँ का एक एक रास्ता, एक एक पत्थर मुझे पुकार रहा है। मेरे पैरों के नीचे के पत्थर कांप रहे थे। कभी कभी तो जैसे मैं गिरने को हो आता। वही पगडंडी, वही रसोट से भरी झाड़ियाँ, ऊपर के उठे हुए देवदार के वृक्ष, वही लाल खट्टे फूलों वाले वृक्ष जैसे उदासी भरी आंखों से मुझे देख रहे थे और पूछ रहे थे, इतने दिन तुम कहाँ थे? पगडंडी पर ज़्यादा नहीं चलना पड़ता था। हमारा घर सड़क से कुछ ही नीचे था। घर में बैठे सड़क पर दौड़ने वाले वाहनों की धमक हमारी छतों को हिलाती थी। मैं गेट पर पहुंचा। गेट नितांत जर्जर स्थिति में था। लगा मेरे जोर से खोलने पर ही वह तितर बितर हो जाएगा। गेट से लगभग 8-10 कदम पर घर का दरवाजा था। मैं द्वार पर खड़ा था। मैं अंदर से किसी वायवी खोल में बंधा हुआ महसूस कर रहा था। मैं सहज नहीं था। मेरे अंदर कुछ घट रहा था जिस पर मेरा बस नहीं था। मैंने लंबी सांस भरकर अपने आप को संयत किया। फिर झिझक और विश्वास के साथ दरवाजा खटखटाया। पहली ही खटखट पर दरवाजा एक नवयुवक ने खोला, जो लगभग 16-17 बरस का सुंदर किशोर था। मैं हतप्रभ उसे देखता रहा। मैं उसके अभिवादन या कौन के प्रश्न से अनभिज्ञ उसे बाहों में भरने को उद्विग्न हो उठा, पर झिझक गया। कहिए। आवाज मेरे कानों को फिर सुनाई दी। मैंने अपने आप को संभाला और मुंह से छूटते बेटे शब्द को लौटाकर कहा, मुझे मिसेस शांतनु से मिलना है। उसने वहीं से ऊंची आवाज में पुकारा, माँ। तभी एक छरहरी, गोरी, दुर्बल कृशकाय, हल्के बादामी रंग की साड़ी में अपनी अनोखी सी चमक लिए अधेड़ होते होते बची औरत मेरे सामने आकर खड़ी हो गई और हैरत भरी आंखों से मेरी ओर देखने लगी। मेरी आंखें भी उस पर स्थिर हो गई थीं। यही मेरी वीणा है। मैं स्वयं को रोक नहीं पा रहा था, किंतु मुझे अपने को रोकना था। जी कहिए। उसने मेरी भंगिमा तोड़ी। जी, मैं PWD के ऑफिस से आया हूँ और आपकी नौकरी के बारे में कुछ बात करनी है। वह तो जैसे कांपने लगी। मेरा मनगढ़ंत वाक्य चल गया था। देखिए, घबराने की कोई बात नहीं है। आप निश्चिंत रहिए। आइए। और मैं उसके पीछे पीछे उसे छूने का लोभ संवरण किए चलने लगा। बैठिए। और उसने बैठक में रखे जर्जर तख्त पोश की ओर इशारा किया। दूसरी दीवार से लगा सोफा और कुर्सी अपने उजड़े रंगों के साथ दीवार का सहारा लिए जैसे अपनी अंतिम सांसें भर रहे थे। घर के दीवारें, दरवाजे, पलस्तर जैसे सब कुछ ढहने को थे। छत से लटकते बल्बों में जाले लटक रहे थे। कुछ लेंगे? बस एक गिलास पानी। वह पानी रखकर जा रही थी तो मैंने साहस करके उसका हाथ पकड़ लिया। वह हतप्रभ होकर मुझे भौचक हो देखने लगी। वीणा, मैंने उसी आवाज में पुकारा जिससे उसे पुकारा करता था। एकाएक उसकी हिचकी बंध गई। आप कौन हैं? मैं तुम्हारा शांतनु हूँ वीणा, तुम्हारा शांतनु। क्या कह रहे हैं? होठ फड़फड़ाने लगे। वो थरथर कांपने लगी। क्या कह रहे हैं? उन्हें तो अतीत हुए लगभग 15-16 साल हो गए हैं। मैं वापस आ गया हूँ वीणा। वह तो वहाँ से भागने लगी। मैंने बढ़कर बाँह से पकड़ा। वीणा, जाओ मत। मैं एक एक पल तुम्हारे लिए तरसा हूँ। क्या कह रहे हैं आप? आप ऐसी बातें करते अच्छे नहीं लगते। आप अपनी उम्र तो देखिए।
आप मेरे बेटे से भी छोटे हैं। छोटा ही तो हो सकता हूँ वीणा। वो तो मेरे एक्सीडेंट के 3 साल पहले हुआ था, 31 दिसंबर 1969, यहीं इसी घर में। वीणा रोने लगी। आप कौन हैं और क्या चाहते हैं? मेरे घावों को क्यों कुरेद रहे हैं? मैं सच कह रहा हूँ वीणा, मैं तुम्हारा पति शांतनु हूँ, जिसका 4 अप्रैल 1978 को जीप का एक्सीडेंट हुआ था, जब मैं शिमला में एक कॉन्फ्रेंस में भाग लेने जा रहा था। हमारी जीप सोलन के नज़दीक खड्ड में गिर गई थी। उसकी तो घिग्गी बंद गई। वह बेहोश होकर गिरने वाली थी जब मैंने उठकर उसे आलिंगन में बांध लिया, पर आंखें खोलते ही वह पीछे हटने लगी। उसके हाव भाव में अब भी केवल थरथराहट थी। पहचान या पहचान का आश्वासन नहीं था। उसके ओठों पर बेबसी थी, क्योंकि मन में अविश्वास और कश्मकश। मैंने उसे अपने मित्रों के नाम, अपनी कुछ अंतरंग बातें, विशेष अवसरों पर दिए गए उपहार, उनसे जुड़ी बातें, अपनी माँ का सारा व्यवहार, दफ्तर की कुछ घटनाएं, उसके शरीर पर पड़े हुए कुछ चिन्ह, उसकी पसंद के रंग, उसकी रुचि के खान पान और अन्य बहुत सी बातों का जिक्र किया। किंतु उसके सारे शरीर में भय और भी गहराता गया, पर आश्वस्ति और भरोसा दूर दूर तक भी नहीं दिखा। मैंने माँ के बारे में पूछा तो पता चला माँ पिछली सर्दी सहन नहीं कर पाई और उसे अकेला छोड़ गई। अंकल, उस दिन मैं नितांत अकेला हो गया। वहाँ से एक हारे हुए सिपाही की तरह, एक लुटे हुए साहूकार की तरह लंगड़ाता, उन्हीं पगडंडियों को खंगालता वापस आ गया। कहीं भी स्वीकृति नहीं थी, विश्वास नहीं था, बचा खुचा प्रेम भी नहीं था। जिस दिन हम शरीर छोड़ देते हैं, उसी दिन इस दुनिया से हमारा नाता टूट जाता है। सारे संबंध, सारे बंधन बेमानी हो जाते हैं। रह जाती है बस एक सच्चाई, देह का अंत। आत्मा का मोल उतना ही रह जाता है जितना वह अगले जन्म के लिए ढोकर चल सकती है। बाकी सब कुछ विस्मृति के गर्त में चला जाता है। अंकल, उसके आलिंगन में संवेदना थी। शायद अंदर से कुछ विश्वास उभर आया हो। बीच बीच में मेरा बेटा कुश अंदर झांक जाता था, पर मेरा साहस नहीं हुआ कि उसे बुलाऊं और गले लगा लूं। अब मैं अपने आप को संभालने में लगा हूँ। वह स्मृतियाँ जब मानस पर दस्तक देती हैं, मैं उन्हें लौट जाने के लिए कहता हूँ। अब अपनी इस माँ की, पिता की और बहन की बात ध्यान से सुनता हूँ। उनसे छिटक कर नहीं रहता, उनके निकट होने का प्रयत्न करता हूँ। सब कुछ खो चुका हूँ, जो है उसे खोना नहीं चाहता। बस यही कहता हूँ, कभी कोई लौट कर ना आए। अगर आ भी जाए तो अपने अतीत को पूर्णतः भूल कर। वह उठ खड़ा हुआ, क्योंकि उसने दूर से अपनी माँ की कार को आते देख लिया था। मुझे अलविदा कहकर वह उस ओर बढ़ने लगा। मैं देख रहा था, उसके आसपास का वायवी घेरा छट रहा था और उसमें से एक निश्चल प्रमोद उभरता हुआ दिखाई दे रहा था। मैं उसकी पीठ की हलचल में उसकी बेबस सिसकियां सुन रहा था, जिसमें सब कुछ लुट जाने का और कुछ न पाने की धुक धुक थी। यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।